हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आखिर में आज आपका इंतजार खत्म हुआ। आज से हम राजस्थान जीके के साथ साथ इंडिया जीके को भी कवर करेंगे। आज की इस क्लास में हम इंडिया जीके से जुड़े टॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडिया जीके की आज ये पहली क्लास है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर में होता क्या है। किसी भी जगह को उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या दूसरे महत्व की वजह से विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐतिहासिक भवन आ सकते हैं, शहर, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, पहाड़ शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिति इनका चयन करती है। ये समिति यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के तहत आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारत में यूनेस्को की नोडल एजेंसी है। ASI की इन्हीं जगहों का संरक्षण करती है। यानी कि यूनेस्को के द्वारा जिन स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाता है, भारत में उनकी देखरेख कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये है यूनेस्को का सिंबल। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। इसमें से कुछ खास याद नहीं रखना है, सिर्फ यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। अब देखते हैं कि यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और इसका गठन कब किया गया? 16 नवंबर 1945 को। ये दोनों चीजें याद रखना कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, और इसका गठन कब किया गया? 16 नवंबर 1945 को। इसका कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा व संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सन्निहित है। भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो 38 है, जिसमें से 30 क्या है? सांस्कृतिक है, 7 क्या है? प्राकृतिक है, और 1 क्या है? मिश्रित। मिश्रित का अर्थ है जो सांस्कृतिक रूप से भी और प्राकृतिक रूप से, दोनों रूप से महत्वपूर्ण हो, तो उसे किस में रखा जाता है? मिश्रित स्थल में रखा जाता है। तो 30 क्या हो गए? सांस्कृतिक, 7 क्या हो गए? प्राकृतिक, और 1 क्या हो गया? मिश्रित। तो कुल मिलाकर भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 38। पहले कितनी थी? 37 थी। और नई कौन सी मिलाई गई है? राजस्थान का जयपुर शहर, जिसके कारण अब कितनी इनकी संख्या हो गई है? 38। तो सबसे पहले भारत में सांस्कृतिक स्थल की बात कर लेते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 30 है। पहले नंबर पे है अजंता की गुफाएं। कहाँ स्थित है ये? महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास, वाघोरा नदी के पास, सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इन्हें शामिल कब किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब बात करते हैं इनकी गुफाओं की संख्या कितनी है। तो गुफाओं की कुल संख्या कितनी है?
29, जिसमें से 25 तो क्या है, विहार या आवासीय गुफाएं हैं, और 4 गुफाएं कैसी है, चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो कुल 29 गुफाओं में से 25 गुफाएं तो वो थी जो विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में उपयोग की जाती थी, और 4 गुफाएं वो थी जो प्रार्थना हॉल के रूप में उपयोग की जाती थी। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो इसको याद कैसे रखना है, महाराष्ट्र की जनता ऑरेंज खाएगी, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, जनता से अजंता की गुफाएं, औरंग से औरंगाबाद में। एक बात याद रखना कि जितने भी प्रकार की गुफाएं हैं, चाहे वो अजंता की गुफाएं हो, चाहे एलोरा की गुफाएं हो, चाहे एलिफेंट गुफाएं हो, ये सब की सब कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो सीधा सा क्या याद रखना है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं भी कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, और एलिफेंट गुफाएं भी कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। जितनी भी प्रकार की गुफाएं हैं वो सब की सब कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, और इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये देखिए अजंता की गुफाएं। दूसरे नंबर पर है एलोरा की गुफाएं। ये भी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इनको भी कब शामिल किया गया, 1983 में। ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इनमें गुफाओं की संख्या कितनी है, 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 17 गुफा क्या है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित, 12 गुफा कैसी है, बौद्ध धर्म से संबंधित, और 5 गुफा कैसी है, जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं के मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय है कैलाशा यानी कि कैलाशनाथ। गुफा संख्या कितनी है इसकी, 16 नंबर है, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है। तो अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी थी, 29 थी। एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है, 34 है, जिसमें से 17 ब्राह्मण धर्म, 12 बौद्ध धर्म और 5 जैन धर्म से संबंधित है। और 16 नंबर गुफा का नाम किसके नाम पर रखा गया है, कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है। ये है एलोरा की गुफाएं। तीसरे नंबर पर है आगरा का किला। कब शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया। आगरा का किला कहाँ है, यूपी में स्थित है। 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद है। तो आगरा का किला कहाँ स्थित है, आगरा यूपी में स्थित है। और इसे कब शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 1983 को शामिल किया गया। ये एक मुगल स्मारक है और लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ये है आगरा का किला। चौथे नंबर पर है ताजमहल। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। इसे भी कब शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल आगरा मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया सफेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1631 से वर्ष 1648 तक 17 वर्षों की अवधि में पूरा किया गया। इसे बनाने में कुल कितना समय लगा, 17 वर्ष लगे। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। कब शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया। किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसके लिए बनवाया, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। सफेद संगमरमर से निर्मित है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये तो देखा ही होगा ताजमहल। अब आगे बात करते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क। कब शामिल किया गया इसे, 1984 में शामिल किया गया। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये भी किसमें शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कब किया गया, 1984 को शामिल किया गया। और कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ये है सूर्य मंदिर।
अगला है महाबलीपुरम में स्मारक समूह। इन्हें कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया गया और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के समूह की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शौर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। इन स्मारकों में 5 रथ, एकाश्म मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। इसी कारण इस शहर को सप्त पगोड़ा के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या याद रखना है? महाबलीपुरम में स्मारक समूह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया गया। इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया गया है? चट्टानों को तराश कर किया गया है। जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में कौन से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और शौर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। ये है महाबलीपुरम के स्मारक स्थल। आगे है गोवा के चर्च और मठ। इनको भी कब शामिल किया गया? 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। इन स्मारकों को एशिया के प्रमुख हिस्सों में मैनुएलिन, मेननर और बारोक कला के प्रसार के लिए भी जाना जाता है। तो इन सब में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि गोवा के चर्च और मठ किसमें शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और इनको कब शामिल किया गया? 1986 को शामिल किया गया। ये देखिए गोवा के खूबसूरत मठ और चर्च। इसीलिए लोग जब छुट्टियां मिलते ही कहाँ जाना चाहते हैं? गोवा। बीच के साथ साथ इतने खूबसूरत मठ और स्मारक भी देखने को मिलते हैं। तो गोवा के मठ और चर्च किसमें शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब आगे देखते हैं खजुराहो समूह के स्मारक। इनको कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नागर शैली में बने यहाँ के मंदिरों की संख्या अब केवल 20 ही रह गई है, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर 2 धर्मों जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो समूह के स्मारक किसमें शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कब शामिल किए गए? 1986 में शामिल किए गए। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ के मंदिरों की खास विशेषता क्या है? कि इन्हें नागर शैली में बनाया गया है। और अब इनकी संख्या कितनी रह गई है? 20 ही रह गई है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। और यहाँ के मंदिर किन 2 धर्मों को दर्शाते हैं? जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। ये है खजुराहो के मंदिर और स्मारक स्थल। अब है हम्पी के स्मारकों का समूह। इनको कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यह स्थल विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी था। विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी के मंदिर और महल को 14वीं व 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों व मूर्ति कला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए भी जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल किए गए हैं। तो हम्पी के स्मारक स्थल किसमें शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कब शामिल किए गए? 1986 में शामिल किए गए। और इनकी खास विशेषता क्या है? कि यहाँ पर रामायण और महाभारत के विषयों को भी चित्रों के माध्यम से निरूपित किया गया है। तो इसको याद कैसे रखना है कि हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी नाटक में विजय हुआ। तो हम्पी से हम्पी में स्मारकों का समूह, नाटक से कर्नाटक में, और विजय से
विजयनगर। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो पता चलेगा कि हम्पी किसकी राजधानी था, विजयनगर राज्य की राजधानी था। ये है हम्पी के स्मारक। अब आगे बात करते हैं फतेहपुर सिकरी। इसको कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी था। इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद सहित कई अन्य स्मारक भी हैं। आंख मिचौली, दीवान ए खास, बुलंद दरवाजा, 5 महल, ख्वाबागाह, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, शाही मस्जिद, अनूप तालाब फतेहपुर सिकरी के प्रमुख स्मारक हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत कौन सी है, बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से कितनी है, 280 फुट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पहुंचता है। तो फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसको कब शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। और ये छोटी अवधि के लिए किसकी राजधानी रहा था, मुगल साम्राज्य की। और यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बुलंद दरवाजा, जिसकी ऊंचाई भूमि से कितनी है, 280 फुट है। और 52 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात आप दरवाजे तक पहुंचते हो। ये है फतेहपुर सिकरी। अब आगे देखते हैं पट्टदकल समूह के स्मारक। इनको कब शामिल किया गया, 1987 में शामिल किया गया। और ये भी कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में पट्टदकल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनवाए गए बेस्तर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध है, बेस्तर शैली के लिए प्रसिद्ध है। और महाबलीपुरम के मंदिर कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध थे, नागर शैली के लिए। यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में से 9 शिव मंदिर हैं तथा एक जैन मंदिर है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह मंदिर रानी लोकमा देवी द्वारा अपने पति की कांची के पलवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो क्या याद रखना है, पट्टदकल समूह के स्मारकों को कब शामिल किया गया, 1987 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में से 9 शिव के मंदिर हैं और एक जैन मंदिर है, जिसमें से कि विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, वीरू पट बंद करके नाटक करो। तो वीरू से विरूपाक्ष का मंदिर, पट से पट्टदकल समूह के स्मारक और नाटक से कर्नाटक में स्थित हैं। तो अब मंदिरों की निर्माण की प्रमुख शैलियां देख लेते हैं। मंदिर की 3 शैलियों का पार्श्व दृश्य। नागर शैली में क्या होता था कि मंदिरों का निर्माण इस तरीके से किया जाता था। अगर ये ऊपर वाली चीज हटा दे तो ये आपको बिल्कुल चतुष्कोणीय दिखाई देगी। और द्रविड़ शैली के अंदर कैसे निर्माण किया जाता था, इस तरीके से निर्माण किया जाता था। और बैसर शैली में कैसे निर्माण किया जाता था, इस तरीके के मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो पुराने समय में ये 3 प्रमुख शैलियां थी जिसके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता था, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली। जिसमें से बैसर शैली कैसी थी, जो नागर और द्रविड़ का मिश्रित रूप थी। जिसमें से बैसर शैली कैसी थी, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप था। तो नागर शैली के मंदिर कैसे होते थे, ऐसे होते थे। द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण ऐसे होता था और बैसर शैली में कैसा होता था, ऐसे होता था। तो ये मंदिरों के निर्माण की प्रमुख 3 शैलियां याद रखना। ये है पट्टदकल मंदिरों के स्मारकों की बैसर शैली, ये वहां के प्रसिद्ध मंदिर। अब आगे हैं एलिफेंटा की गुफाएं। इनको कब शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 को शामिल किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। हमने पहले भी बात की थी कि जितने भी प्रकार की गुफाएं हैं, चाहे वो अजंता की गुफाएं हों, चाहे वो एलोरा की गुफाएं हों, चाहे वो एलिफेंटा की गुफाएं हों, ये सब की सब गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्यों की द्वितीय राजधानी थी। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्पकला का वर्णन है।
इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। तो आपको इनसे क्या बातें याद रखनी है? पहली कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इनको किस में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? 1987 को शामिल किया गया था। ये है एलिफेंटा की गुफाएं। अब आगे है ग्रेट लिविंग चौल मंदिर। इनको कब शामिल किया गया था? 1987 में और 2004 में। इसके तहत 3 मुख्य मंदिर शामिल हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई में चोलों की सटीकता तथा पूर्णता को प्रकट करते हैं। ये मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है। पहला कौन सा है? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगाकोंडा चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दर्शासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ग्रेट लिविंग चौल मंदिरों को किसमें शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इनमें 3 प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगाई कोड चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और तीसरा कौन सा है? दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। तो इनको किन में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये है मंदिरों का एक रूप। अब आगे बात करते हैं सांची का बौद्ध स्मारक। इनको कब शामिल किया गया? 1989 में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है, जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। इसके स्तंभों, प्रसादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों द्वारा अधिकांश पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। तो सांची के स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनको किन में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कब किया गया था? 1989 में। ये है सांची के स्तूप। और इनको अभयारण्य क्यों बोला गया है? कि इनके आसपास बहुत ज्यादा हरियाली है। अब आगे देखते हैं हुमायूं का मकबरा। कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1570 में निर्मित इस मकबरे का लंबे समय से सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। यह मकबरा ताजमहल सहित कई अन्य वास्तुशिल्प नवाचारों के लिए प्रेरणा स्रोत था। यह मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग ए बाबर से एकदम भिन्न था। बाबर के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा आरंभ हुई थी। यानी कि पहले मकबरा बना देना और उसके आसपास बाग का निर्माण कर देना। अब यहाँ हमने एक चीज देखी कि यह भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। इसका अर्थ क्या है? कि पहले मकबरा बना देना और उसके बाद उसके चारों तरफ बाग लगा देना और उसकी सजावट कर देना। तो पहले क्या था कि मकबरा सीधे ही बना दिए जाते थे, लेकिन बाबर का काबुल स्थित मकबरा बाग ए बाबर कैसा है? इसके चारों तरफ उद्यान है। उसी के देखा देखी बाद के सम्राटों ने भी अपने मकबरों के चारों ओर उद्यान लगाने शुरू कर दिए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध किसका है? हुमायूं का मकबरा, जो कि अपने आप में एक अलग ही छवि लिए हुए है। इसलिए यह भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा है। अब तो खैर बहुत सारे हैं, जिसमें से कि ताजमहल को भी देख लीजिए, जिसके चारों तरफ बाग ही बाग हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ताजमहल बनने के बाद इसके चारों तरफ ये बाग का तरीका इसी मकबरे का, यानी कि हुमायूं के मकबरे का ही अंश है, यानी कि इसी को देखकर बनाया गया है। ये है हुमायूं का मकबरा। इसके देखो चारों ओर तरफ बाग ही बाग है। ऐसा ही हमें ताजमहल जाएंगे तब देखने को मिलेगा कि चारों तरफ बाग ही बाग हैं। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? बाबर ने किया था। उसके बाद सबसे अच्छा किसने किया? हुमायूं ने कहा। तब से ये रीति ही बन गई कि सम्राट मकबरों के पास उद्यान बनाने लगे। अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। इसको कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, परंतु इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर और आधार का व्यास कितना है? 14.32 मीटर और 2.75 मीटर। ये याद मत रखना चाहे। यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रमुख है अली दरवाजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लोहा स्तंभ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आदि। तो कुतुब मीनार के अलावा और कौन से अन्य प्रमुख स्मारक हैं? तो अली दरवाजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लोहा स्तंभ और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और कुतुब मीनार खुद कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1993 में। ये है कुतुब मीनार। अब आगे है भारत के पर्वतीय रेलवे। इनको कब शामिल किया गया? 1999 में, 2005 में और 2008 में। आगे हैं भारत के पर्वतीय रेलवे। इनको कब शामिल किया गया? 1999 में, 2005 में और 2008 में। तो भारत के पर्वतीय रेलवे के 3 रेलवे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसका क्षेत्रफल 5.34 हेक्टेयर है। यह रेलवे पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे वर्ष 1881 में शुरू किया गया। यह एक अत्यंत खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने में आने वाली समस्या का निराकरण करने का एक साहसिक इंजीनियरिंग प्रयास है। तो भारत के पर्वतीय रेलवेों में कितने शामिल हैं? 3 रेलवे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है, जिसमें से पहला कौन सा है? दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। और कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये देखिए पर्वतीय रेलवे। दूसरा कौन सा है? नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। यह लाइन 1891 में शुरू हुई और 1908 तक पूरी हुई। यह तमिलनाडु में 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज सिग्नल ट्रैक रेलवे है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों, दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पर्वतीय रेलवे का क्षेत्रफल 4.59 हेक्टेयर है। और तीसरे नंबर पर कौन सी है? कालका शिमला रेलवे। यह एक 96.6 किलोमीटर लंबा सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है, जिसे शिमला को जोड़ने के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत के हिमालय की तलहटी में स्थित कालका शिमला रेलवे का क्षेत्रफल 79.06 हेक्टेयर है। तो भारत के पर्वतीय रेलवे में कितने शामिल हैं? 3 हैं। पहला दार्जिलिंग, दूसरा नीलगिरी और तीसरा कालका शिमला रेलवे। ये देखिए कितनी खूबसूरत रेलवे लाइन है, पर्वतीय रेलवे लाइन। और ये कालका शिमला के क्षेत्र में जो कि रेलवे लाइन है। अब आगे है महाबोधि मंदिर परिसर। इनको कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? बोधगया बिहार में स्थित है। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोधगया बिहार में स्थित है। और इसको किस में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? 2002 में। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? अशोक महान बुद्ध से मिलने बिहार गया। अशोक से पहले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। और बुद्ध से भगवान बुद्ध से संबंधित। और बिहार से बोधगया बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। यह है बिहार में स्थित बोधगया मंदिर, महाबोधि मंदिर। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 18 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंप्लीट किया है। इससे आगे की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।